हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक लर्निंग हब पर स्वागत है। तो आज अपने मॉक टेस्ट नंबर 11 करने वाले हैं। तो आपने पीछे वाले सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाए होंगे और जो भी आपको क्वेश्चन टफ लगा होगा थोड़ा सा, तो उसको आपने कम से कम 3-4 बार उसको करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहे तो एग्ज़ाम में आने वाले सारे क्वेश्चन आपको सिंपल लगेंगे, चाहे वो टफ हो चाहे कैसा भी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अपने एग्ज़ाम को स्टार्ट करते हैं। तो पहले वीडियो को रोकना, पहले क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस उसको करके देखना, फिर आपको अगर आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो आप उसका सोल्यूशन देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ओके, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करते रहना। ओके दोस्तों, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी होती है, उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है? देखो, ये ऐसा सवाल है जैसे कभी कमी होगी, फिर कमी होगी, फिर इसने वृद्धि दे दी दो, है ना। अगर ये ऐसे भी कर सकता है, कमी दे दे, वृद्धि दे दे, फिर कमी दे दे, वृद्धि दे दे, है ना, कुछ भी दे सकता है। तो आपको जो भी चीज़ है उसको कैसे करना है, देखो, आपके पास मान लो पहले 100 रुपये कीमत थी इसकी, आपने 5% की कमी कर दी, कितना हो गया? 95% होगी, है ना। 100 से 5 कमी होगी तो कितनी रह जाएगी? 95, है ना। नीचे लेके चलनी है ओल्ड, ऊपर जो नई अब क्या है वर्तमान की, ये चीज़ आपको लेके चलनी है हमेशा। पहले 100 थी तो अब 95। मान लो दूसरे केस में देखो क्या है, पहले 100 रुपये इसका भाव था, 2 रुपये की कमी होगी, है ना, मोबाइल की कीमत में, तो कितने का बेचेगा? 98, है ना, 98 का हो गया ना। अब कहते हैं उसके बाद क्रमिक रूप से 10% और 20% की वृद्धि होगी। तो मान लो 100 रुपये उसका प्राइस था तो अब कितनी होगी? 110 हो जाएगी, 10% की वृद्धि होगी। अगर इसका 100 प्राइस था तो दूसरी बार में 20% की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी? 120। आपको पूछा है कि पहले इसके मोबाइल की कीमत 100 रुपये थी तो अब इसकी कीमत कितनी है, बस ये पूछा है आपको। तो जो वृद्धि है कमी, कमी है कमी करते जाएंगे, वृद्धि है वृद्धि करते जाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना, अब इसमें से काटा पीटी मचानी है। 100 से 100 कैंसिल, ये 2 जीरो, एक और एक 2 जीरो से कट गया। अब आपको क्या करना है? इनका गुणा करना है, ओके। नीचे क्या बचा है? 4 जीरो बची है। एक्स की वैल्यू आएगी तो अपने देख लेंगे एक्स की वैल्यू 100 से कितनी वृद्धि हुई है या कमी हुई है, वो इसका मोबाइल का अंतिम मूल्य हो जाएगा। अब अपने इसको गुणा करेंगे तो क्या करेंगे? देखो, जब भी 95 और 98 का गुणा करना है तो आप क्या करोगे? इसको डबल कर दो, कितना हो जाएगा? 190। इसको आधा कर दो, 49। अब 19 का गुणा कर दो इसके साथ, 19 चौके 76, 19 निमे 171, एक 13, 8 और एक 9, ये आ गया 93, 10। फिर 12 का गुणा कर दो इसके साथ, 12 का गुणा करो इसके साथ, 12 निमे 108, 12 3 36 और 12 एकम 12, और जीरो तो आएगा, लगा देंगे अपने जीरो। ये आगे 7, 11 और ये कितना हो गया? 1। अब इसके साथ गुणा करना है 11 का, करो 0 2 9 8 2 2 1, ठीक है, 1 2 3 4। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, x बराबर क्या आ जाएगी दोस्तों? 122, 89 और 20 अपॉन में आ जाएगी 4 जीरो, है ना, 10,000। ये हटाएंगे तो अपने क्या आएगा? 122.8920 आ गई। अब देखो 4 अंक छोड़ के था, मैंने लगा दिया। अब देखो 100 थी, 100 से x की वैल्यू आई है इतनी 122, इसका मतलब 100 से 122 होगी, 122.89 लिख दो। तो 22.89% की क्या होगी? वृद्धि होगी सीधी, क्योंकि 100 से वृद्धि हुई तो अपने प्रतिशत डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई और संख्या होती तो फिर अपने निकालते कि 22.100 से देखो 22.89 हुई है, ऐसे भी करते हैं ना। किससे हुई है वृद्धि? 100 से, गुणा में 100%, तो ये कट जाता है। कोई और संख्या तो अपने निकालनी पड़ती है, लेकिन 100 से वृद्धि या कमी होती है अपने डायरेक्ट लिख देते हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? एक पुलिस अधिकारी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 800 मीटर की दूरी पर है। देखो ये चोर पुलिस वाला सवाल है, ये आपको इसे करने देखो। ये यहाँ पे खड़ा है पुलिस वाला, ओके, यहाँ पे कौन खड़ा है? थीफ, चोर खड़ा है, ठीक है।
अब पुलिस वाले ने इसको देखा है और चोर ने भी इसको देख लिया कि पुलिस वाला वहां खड़ा है, पुलिस वाला है वो इसकी तरफ भागेगा, तो चोर कहाँ भागेगा? पुलिस वाले की तरफ थोड़ी भागेगा, इधर थोड़ी भागेगा, इधर भागेगा आगे, इससे दूर भागेगा। ठीक है ना। अब ये सवाल भी बन सकता है सर ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इसी तरीके का है कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये भाग रहा है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी तरफ भागेगा। तो इनके बीच में क्या है, अपने करेंगे, इसने 800 मीटर की दूरी दी है कि इनके बीच में जब ये खड़े हैं ना, ये यहाँ पे खड़ा है चोर और ये यहाँ पे खड़ा है पुलिस वाला, इनके बीच में 800 मीटर की दूरी है। तो ये चोर इधर भाग रहा है कितने की स्पीड से, यदि वे क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय, कितनी दूर तक दौड़ना पड़ेगा। अब देखो, अगर ये कितना 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है इधर, और ये कितना 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इधर भाग रहा है। ओके, तो हर घंटे कितना पकड़ लेगा ये, देखो ये 7 किलोमीटर भागेगा एक घंटे में, ये 8 भागेगा, तो 1 किलोमीटर कवर करता जाएगा एक घंटे में, है ना। तो इसकी स्पीड देखो अपने पास, ये 800 मीटर किस में है, ये 800 मीटर किस में है, तो आप बोलोगे यहाँ से अपने पास इसका टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम। अपने इसकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, कितनी, एक ही दिशा में डायरेक्शन में भाग रहे हैं ना, एक ही दिशा में, तो कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आई, 8 में से 7 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, सेम डायरेक्शन में भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड घटती है, विपरीत दिशा में भागेंगे, है ना, एक दूसरे की, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है ट्रेन वाले सवालों में, तो उसमें क्या हुआ है, जुड़ती है ये। ओके, तो ऊपर तो क्या आएगा, दूरी 800 मीटर, नीचे क्या आएगा, टाइम। देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। स्पीड कितनी आएगी, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको 5/18 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। तो ये आप क्या आ जाएगा, सेकंड टाइम में आ जाएगा ये। इसको काटो, 5 से काटो 16, 160, और इसको गुणा करेंगे तो इतने सेकंड आ गए। अब आपको पूछे इसने, ये अपने डायरेक्ट लिख लेंगे एक बार सीधा, इसको सोल्व मत किया करो। क्यों, आपको ये नहीं पूछा कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछते तो अपने यहीं से आंसर निकाल लेते। इसने पूछा है पुलिस अधिकारी को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो पुलिस अधिकारी को यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी तय की है, 800 मीटर, है ना। अगर 8 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा, इतनी देर चलेगा, यहाँ से निकाल दो। तो 8 किलोमीटर को पहले तो इसमें चेंज कर लो, 5/18, है ना, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये देखो ये क्या है, चाल इंटू समय है, तो क्या आ जाएगी, दूरी आ जाएगी, डिस्टेंस है, तो 160 इंटू क्या आ जाएगा, 18, यहाँ 18 से 18 कैंसिल हो गया, 16 पंजे 80, 8 8 64, तो मतलब ये कितने आ गई, 6400, तो ये इसका 2 नंबर आंसर आ गया। ओके दोस्तों, अगर समय पूछता तो यहीं तक होता, लेकिन इसने पूछा है कि पुलिस वाला कितनी दूरी तय करेगा। इसका मतलब हुआ पुलिस वाला यहाँ से जा रहा है, ये देखो ये दूरी, मान लो यहाँ जाकर इसने यहाँ पकड़ लिया, इसमें यहाँ तक जाने में इसको टाइम, स्पीड क्या है इसकी, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, और इसका टाइम कितना है, टाइम आपने निकाल लिया, ये रहा, है ना, इस ये दिया हुआ है इससे रिलेटिव स्पीड से, इनको गुणा करेंगे, स्पीड इंटू टाइम, ये देखो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस। ये फॉर्मूला लगा के अपने ये निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या दोस्तों, यदि एक गोले की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको अगर इसका फॉर्मूला पता है तो आप इसको कर सकते हो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व और दोनों ही कितने होते हैं, यही होता है 4πr²। अब आपको ये सवाल है, इसमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है इसने कि प्रतिशत वृद्धि इसमें क्या होगी। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट चीज होती है, जैसे 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब 4 में 4 की जगह 5 नहीं लिख सकते, 4 की वैल्यू 4 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7 ही होती है हमेशा। इसलिए चेंज होने वाली चीज कौन सी है, r², क्योंकि त्रिज्या तो चेंज हो सकती है ना, गोला छोटा हो सकता है, फिर उससे बड़ा हो सकता है, या उससे भी छोटा हो सकता है, तो r² पे डिपेंड कर रहा है। मान लो पहले r1 थी तो अब r2 हो जाएगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या बच गया, 4πr² में से, तो यहाँ पर आपने वैल्यू लिखी किसकी, r की, किसकी, 5% वृद्धि का मतलब हो गया 5/100 करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। तो 20 थी कोई त्रिज्या पहले, तो अब कितनी होगी, 21 होगी गोले की त्रिज्या। अब आपको r नहीं, r के अकॉर्डिंग नहीं निकाला प्रतिशत वृद्धि, इसने बोला इसका ये बचा है आपके पास r², r² कर दो, r² करेंगे ये आएगा 400, ये आएगा 21 का स्क्वायर 441। अब यहाँ से देखो कितनी वृद्धि हुई है, 41 की, कितने पर, 400 पर। क्यों, पहले त्रिज्या कितनी थी, ये देखो 400, गुणा में 100%,
इसने त्रिज्या में वृद्धि तो दे रखी है, आपने को पूछा है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल का क्या चीज बची है आपके पास, यही चीज बची है। यहाँ से सोल्व करो इसको, तो इसको 4 दाए 40, 10 और 2 5, मतलब 10.25% की क्या आ जाएगी, टोटल वृद्धि आ जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान जन्म दर प्रति 10,000 450 है। इसका मतलब 10,000 लोग जन्म लेते हैं, है ना, उसमें से 450 लोग जन्म लेते हैं, और प्रति 10,000, जबकि इसके संगत 10,000 लोगों में से 10,000 लोगों में से 120 की मृत्यु होती है ना। तो ये 10,000 में है, आपको 100% में निकाल लो इसको भी, और इसको भी 100% में निकाल लो। समझ में आई क्या बात है, क्योंकि ये तो 10,000 के अकॉर्डिंग इसने बता दी भी 10,000 में से इतनी है, तो आप 100 में से देख लो ना, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो यहाँ से ये आएगी बर्थ रेट, ये कौन सी आएगी, डेथ रेट, है ना। यहाँ से कितनी बचेगी, 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो 1 जीरो कट गया, ये क्या आएगा 4.5% जन्म होते हैं। तो मृत्यु कितनी होती है 1.2%, यहाँ से काटेंगे तो। ओके, मान लो अब इसमें ये हो गया कि प्रत्येक 100 पर 4 जन्म लेते हैं, तो प्रत्येक 100 पर 1.2 मरते हैं। समझ में आई क्या बात है। इसका मतलब अपने 100 में से ये घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4.5 जन्म लेते हैं, इसमें से 1.2 मर जाते हैं, है ना, एक्सपायर हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं 3.3। कितने पर, ये 100 में से बात हो रही है, तो ये भी 100 में से होगा, तो 3.3% की क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आई क्या। ये जन्म दर थे और ये मृत्यु थी। 100 में से कितने 4.5 लोग जन्म लेते हैं, तो 100 में से 1.2 लोग क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो कितने बचे, है ना, तो ये देखा है आपने कितने में से, 100 में से, तो 100 में से आपने निकाल दिया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चोर 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 12 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चोर को पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू करता है। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने के लिए कितने किलोमीटर तक दौड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जब पुलिस वाले को देखकर ये दौड़ता है ना, मान लो यहीं पर पुलिस वाला खड़ा था, यहीं पर क्या खड़ा था, चोर खड़ा था, ठीक। तो यहां से ये दौड़ना शुरू करेगा इस दिशा में, मान लो भागा ये कौन, चोर। तो ये क्या करेगा 15 सेकंड में, 15 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 12 सेकंड में कितनी दूरी तय कर देगा, ये देखो 12 सेकंड में, तो इसकी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी 180 मीटर डिस्टेंस आ गई ना, क्योंकि ये इतनी देर में इतनी दूरी तय कर लेगा, कौन, चोर। तो चोर यहां पहुंच गया है, पुलिस वाला यहां है अब। ओके, तो यहां से चोर था, यहां पर ही था, यहां से यहां, तो ये तो यहां पहुंच गया और पुलिस वाला यहां बच गया। इनके बीच की दूरी कितनी आ गई आपकी, 180 मीटर। अब देखो ये दौड़ना शुरू करता है पुलिस वाला कितने की स्पीड से, 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इधर जा रहा है, और ये 15 की स्पीड से जा रहा था इधर। ओके, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी दोस्तों, तो आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड आएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। तो अब बताओ ये 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से इधर भाग रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अपॉन आएगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड लिखो या स्पीड लिखो। तो डिस्टेंस कितनी है 180 मीटर, है ना, और रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड इसकी सापेक्ष चाल कितनी है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो आपका इसको काटेंगे तो कितना आएगा 36 सेकंड इसका टाइम आ गया। तो 36 सेकंड कौन सा है, ये जब पुलिस वाला भागना शुरू किया, ये 36 सेकंड में मान लो ये यहाँ से यहाँ तक और पहुंचेगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको 36 सेकंड लगे, किसको, पुलिस वाले को। यहाँ पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, दोनों साथ हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 36 सेकंड लगे, इसका मतलब हुआ 20 की स्पीड से गया पुलिस वाला, सॉरी 20 की स्पीड से ना, तो 20 की स्पीड से जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और इसको यहाँ से यहाँ तक पकड़ने में देखो यहीं पकड़ा है, कितनी दूरी तय करेगा, तो 36 सेकंड तक भागा ही है, तो 36 गुणा 72 तो 720 मीटर दूरी तय करेगा ये टोटल। तो आंसर आएगा इसके दोस्तों 2 नंबर। ओके, पहले टाइम निकालना पड़ेगा, फिर इससे क्या निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा दूरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 घंटे में ए 5 कुर्सियों को पेंट कर सकता है। देखो ए है और ये बी है। देखो जब भी मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी होता है, उसका मतलब ये होता है इकाई समय में कितना काम कर रहे हो। अब इकाई का मतलब, समय का मतलब हो गया, इकाई में 1 घंटा भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है। बात समझ आई क्या। तो मात्रक कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी अगर इकाई समय में है, मतलब ये बोल रहा है ना 1 घंटे में 5 कुर्सियों को, इसका मतलब ये इसकी एफिशिएंसी बता रहा है कि 5 कुर्सी पेंट करता है प्रति आवर, 1 आवर में। अब बी क्या करता है, 3 कुर्सियों को पेंट कर सकता है, ये 3 कुर्सियों को प्रति घंटे 1 घंटे में।
समझ आई क्या बात? तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी, दक्षता होगी, मतलब इनके ये कार्य करने की वो है, इनकी शक्ति है, कितना कार्य करते हैं। ये क्या कहता है, अगर दोनों मिलकर काम करें तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, देखो एफिशिएंसी, तो 5 और 3 8 हो जाएगा प्रति आवर। ठीक है ना, एफिशिएंसी को आप प्लस या माइनस कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखनी है बात, इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया। निर्धारित कीजिए कि जब वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगे। 40 कुर्सियों को पेंट करने में, 5 कुर्सियां 1 घंटे में करते हैं, तो 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा, तो बताओ। 8 घंटे में 8 कुर्सी पेंट करते हैं, देखो 5 कुर्सी 1 घंटे में, ये 3 कुर्सी 1 घंटे में, तो ये कितनी कुर्सी, 3 कुर्सी, मतलब 3 चेयर 1 घंटे में, तो 8 चेयर 1 घंटे में करते हैं, तो आपको 40 करनी है, तो 40 करने के लिए कितने घंटे लगेंगे बताओ। आप बोलोगे सर 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि देखो कितने घंटे लगेंगे, आपको टाइम लिख दिया बराबर में 40 चेयर, तो यहाँ से देखो 8 5 40, तो ये आ गया टी की वैल्यू 5 घंटे आ गया। बात समझ आई क्या सभी को? तो इसने पूछा है एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उन्हें 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितने समय लगेगा, 40 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 घंटे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोनी ने एक मोबाइल फोन राजू को 10% के लाभ पर बेचा। राजू ने इसे आलोक को 5% की हानि पर बेच दिया और आलोक ने इसे सोहन को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि सोहन ने इसे 6270 रुपये में खरीदा तो सोनी के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या था। देखो सोनी के पास मोबाइल था, ओके, तो इसने क्या किया, फोन राजू को बेचा। किसको बेचा, राजू को, 10% के लाभ पर। इसका मतलब 10 की चीज इसने बेची है 11 में, ये क्रय मूल्य था, और ये क्या हो जाएगा, इसका एसपी हो जाएगा। समझिए क्या बात है। उसके बाद राजू ने क्या किया, राजू ने ये मोबाइल बेच दिया किसको, आलोक को। इसको आलोक को 5% हानि पर, तो 20 की चीज कितने में बेच दी इसने, 19 में। अरे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20। हानि पर बेचा मतलब माइनस करेंगे, तो 20 में से 1 गया 19। अब आलोक ने किसको बेचा है, सोहन को। क्या किया इसने, 20% के लाभ पर, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 की वैल्यू, 5 की चीज इसने कितने में बेची है, 6 में। समझिए क्या। अब इसने किसको बेची है, सोहन को। अब इसने क्या किया, सोहन ने 6270 रुपये दिए, तो यहां से देखो इनको गुणा करेंगे तो अपने पास सोनी और किसका रेशो आ जाएगा, सोनी और इसका रेशो आ जाएगा सोहन का। आएगा कि नहीं आएगा, आपको ये चीजें पता है। देखो ये अपने गुणा करेंगे, कटती जाएगी, ये कट जाएगा, सोनी और सोहन बचेगा। तो यहां से अपने क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस कटता हो तो काट दो इनको। कैसे कट रहा है, ये 10 से कट रहा है, ये कितने से कट रहा है, 3 से। 10 को 10 से गुणा किया 100, 100 को 5 से किया 500, ये कितना आएगा, 19 दिया 57, 57 को 11 से गुणा करना है, 57 को 11 से, तो 7, 7 और 5 12 और 1 6 हो गया, तो 627। अब देखो इसने बोला है कि सोहन का मूल्य कितना आ गया, 627, इसकी वैल्यू कितनी है, 6270, कितने गुणा है, 10 गुणा, तो ये वैल्यू भी कितनी होगी, 10 गुणा होगी, तो 5000 होगा। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 5000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि अंकित मूल्य यदि आप 2500 रुपये में एक जैकेट खरीद रहे हो और 4500 रुपये में वैसे ही 2 जैकेट खरीद रहे हो तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिल्कुल सिंपल आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछा इसने, आपने मान लो एक जैकेट खरीद रहे हो, आपने शर्ट खरीदी, कोई भी जैकेट खरीदा, कितने का, 2500 का, और वो बोल रहा है कि अगर आप 2 खरीद रहे हो ना तो आपको 4500 रुपये में दे दूंगा, है ना। ये एमआरपी था इसका, और ये एसपी। ये देखो एक खरीद रहे हैं तब तो कितना है, सॉरी ये क्या दोस्तों, इसका एमआरपी है ना, मार्क प्राइस, और एसपी कितना 2500। लेकिन ये कह रहा है कि अगर आप 2 खरीद रहे हो, एक की वैल्यू 2500, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। तो ये कहता है 2 का मैं 45 रुपये लूंगा आपसे। तो आपको पूछे छूट कितनी मिली, आप बोलो सर 500 रुपये की छूट मिली है, कितने पर, 5000 पर। गुणा में क्या आ जाएगा, 100%। अब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10, 10 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 10, तो 10% आपका क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया दोस्तों। ओके, तो ये आ गया आपका 2 नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 12, 25, 18 से विभाज्य 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये सवाल है, इसका पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का सवाल है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, आप बोलो सर 999,
और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1 1 2 3 4 अंक, 4 अंकों की बात कर रहे हैं, ये 3 अंकों की है ना। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है ना। 999 के बाद जस्ट यही आती है। तो चलिए, इसने पूछा है कि 12 25 18, 12 25 और 18 से विभाजित 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन 3 अंक की वो संख्या देखनी है जो इससे विभाजित होती है। तो आपको इनका क्या ले लेना चाहिए? एलसीएम ले लेना चाहिए। क्या ले लेना? एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 12 25, इसको लिखेंगे अपने 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, इसको लिखेंगे 5 की पावर 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर 2, है ना। यहां से सभी में से 2 की पावर 2 कॉमन आएगा पहले तो, ठीक है, फिर 3 की पावर 2 कॉमन आएगा, फिर 5 की पावर 2 आएगा। कितना हो गया? 4। और ये कितना हो गया? 25, 25 चौके 100, 100 को 9 से किया तो 900, तो आपका एलसीएम आ गया 9। तो आपको इसमें डिवाइड करना है ना, इसमें डिवाइड करना है। तो पहली संख्या कौन सी आएगी? आप बोलोगे सर 900 ही होगी जो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की, है ना। अरे 999 3 अंक की इसलिए बड़ी लिया है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यही है। इससे छोटी संख्या में देखो किस में भाग जा रहा है इसका एलसीएम का, आप बोलोगे सर 900 में जा रहा है भाग। तो सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की ये है जिसमें 900 में 900 का भाग जाएगा, इन सभी तीनों संख्याओं का। 900 का जाने का मतलब इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा, इसमें करके देख लेना चाहिए। और इसमें देखो कितने का जाएगा, तो आपको समझ आई होगी क्या कि दोस्तों आपने तीनों संख्याओं का एलसीएम इसलिए निकाला है कि आपको ये बोलने वाले हो जाओगे आपको ये समझाना चाहिए कि एलसीएम का मतलब हो गया इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लिया तो इन तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या है, इसका इसमें भाग जाना चाहिए। तो 3 अंक की छोटी संख्या देखो कौन सी है, तो 999 से पहले सारी संख्याएं देखनी 998, तो आपने सीधा देख लिया कि 900 संख्या होगी जिसमें 900 का भाग पूरा पूरा जाएगा, है ना, तो वो संख्या होगी। तो ये तो आ गई 900। अब 4 अंक की पहली संख्या देखो कौन सी है? 900। इसमें देखो जा रहा है क्या? 1000 में नहीं जा रहा, फिर 1000 1 2 3 4 देखेंगे, अपने बोलेंगे कि इसका डबल करेंगे तो 900 एकम 900 में जाएगा, लेकिन ये तो 3 अंक की बच गई, लेकिन इसका डबल करेंगे 1800। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ये है जिसका इसमें भाग जा रहा है, इनका डिफरेंस पूछा है आपको, कितना आएगा? 900। ओके, तो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आई क्या बात? ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित 3 छूट योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? देखो 15% और 18% की 2 क्रमागत छूट, 6 वस्तुएं खरीदी और 2 मुफ्त पाए, 30% की एकल छूट। देखो दोस्तों ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते, तीनों ही दे दिया आपको, ये इसका तो कुछ निकालना ही नहीं है, इसमें निकालना और इसमें निकालना है। देखो आपको जब बताया है कि जब भी आपको ऐसी छूट निकालनी हो तो x + y अपॉन x इंटू वाई बाई 100 ये लिख दिया करो, इससे कर लिया करो, ठीक है ना, या ये चीज ठीक है इससे निकाल लिया करो। यहाँ से x की वैल्यू कितनी है? 15 प्लस कितनी? 18 माइनस का 15 इंटू 18 बटे में कितना आ जाएगा? 100। तो 15 और 18 कितने हो गए? 33 माइनस का 15 18 का गुणा करेंगे तो 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 9, 2 से काटेंगे 10, 9 3 27 मतलब 2.7 घटाओ इसमें से कितना हो गया? 3 घटाएंगे तो 30.3% आएगा, मतलब इसमें छूट मिलेगी 30.3% की, इसमें 30% की छूट मिल रही है। अब इसमें और देखना है तो इसको कैसे निकालते हैं? 6 वस्तुएं खरीदी तो 2 फ्री मिल रही है, 6 वस्तु पर 2 फ्री, इसका मतलब टोटल वस्तु कितनी आ गई? आपने तो 6 ही खरीदी, 2 आपको और मिल गई तो टोटल होगी 8, 8 पर कितनी फ्री मिल रही है? 2। तो 100% में आपने निकाल लेते हैं, 2 से काटा 4 तो 4 से काटा 25% की। तो बताओ कौन सी छूट सबसे ज्यादा है? ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है, आप बोलो सबसे ज्यादा डिस्काउंट ये है, ठीक है ना। तो किसके लिए? ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए ये सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा छूट मिलेगी वही लेगा ना ग्राहक तो। लेकिन दुकानदार के लिए कौन सी सबसे बढ़िया है? ये बढ़िया होगी। तो आपको पूछा है ग्राहक के लिए सबसे अच्छी, तो कौन सी होगी? ए वाली, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु, दोस्तों आपके पास क्या दिया हुआ है? एक लंबवर्तीय शंकु दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है? ये ऊंचाई दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका आपको दिया है आयतन, तो किसका? शंकु का आयतन कितना होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या? 1/3 पाई r² h, ये आपको दिया हुआ है 300
92 पाई। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वेयर। एच की वैल्यू आपको दी हुई है 24, यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया क्या, ठीक है। अब देखो 3 से काटोगे 8, 8 से इसको काट दो, सॉरी मैंने ज़्यादा लिख दिया क्या, एक सेकंड दोस्तों, 392 लिखना था, 392 है ना। 8 से काटोगे 8 चौके 32, 8 नहीं 72, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू आ गई दोस्तों यहाँ से, ये आर स्क्वेयर बचा था यहाँ पर कितनी 49, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आपको पूछा क्या है, उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का मतलब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ना, संपूर्ण नहीं है, कर्व सरफेस एरिया। आपको एल की वैल्यू चाहिए, आपने आर निकाल ली, ये आर होती है इसकी, कितनी है ये 7। तो देखो ये क्या होता है, ये 90 डिग्री कोण होता है। एक ये होता है 7, 24 और 25, क्या होता है ट्रिपलेट होता है एक। तो ये कितनी आएगी 25। नहीं तो आप आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर करंट स्क्वायर से इसका फॉर्मूला इसको निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब अपने 25 आ गई, यहाँ पर वैल्यू रख दो, पाई पाई भी निकालना है तो पाई रख लो, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 25, तो 25 7 175, तो 175 पाई इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कहाँ है 4 नंबर इसका आंसर आ गया दोस्तों। ओके, तो आपको आयतन दिया हुआ था, ठीक है। आयतन से आपको क्या करना था, पहले आर की वैल्यू फाइंड की आपने, फिर आपने क्या किया है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। तो दोनों में फॉर्मूले लगने थे, फॉर्मूले लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे, दो व्यक्तियों ए और बी के भार का अनुपात 5:3 है दोस्तों। कितना है दोस्तों 5:3, इनके भार का अनुपात। यदि ए के भार में 5% की वृद्धि और बी के भार में 15% बढ़कर 92 किलो हो जाए, सॉरी ए के भार में 5% की वृद्धि होगी, ए तथा बी का कुल भार 15% बढ़ जाए, ठीक है, तो 92 किलो हो जाता है। इसका मतलब प्रतिशत में 15% की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितना हो गया 92 किलो हो गया। तो बी के भार में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, ये वही है सवाल कैसा, जैसे आपको बोल दिया इसकी तनख्वाह 5 रुपये है, इनकी तनख्वाहों का अनुपात 5:3 है, फिर इसकी एक की बढ़ गई, दोनों की बढ़ा दी, इसकी पूछ ली। यहाँ से आप ऐसे करो, इसको 500 कर लो, इसको 300 कर लो, रेशो में है। यहाँ से इसका टोटल बनेगा ए प्लस बी, बनेगा कि नहीं बनेगा, कितना बनेगा 800। अब ये क्यों लिया आपने, क्योंकि आपको ए की वृद्धि दी हुई थी 5%, आपको इसकी तो निकालनी है कितनी परसेंट वृद्धि है। तो 5% वृद्धि होगी, कितनी होगी 500 का 5% कितना आएगा, आप बोलोगे सर 25 आएगा, तो 25 इसमें ऐड करो तो कितना हो गया 525। इसी प्रकार ये वृद्धि दी हुई है टोटल कितनी 15% की। इसका मतलब 800 का 15% निकाल के जोड़ दो, या 800 का 115% निकाल दो, 800 का 115%। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 और 15 8 120, तो 920 हो जाएगा, 800 और ये 920 हो गया। अब देखो ए और बी को दोनों को मिलाकर 920 है, ए की इतनी है तो इसकी कितनी बचेगी बी की, आप इसमें से घटा दो, 5, 11 में से 2 गया 9 और 8 में से 5 गया 3, ठीक है, तो 395। अब देखो 300 रुपये इसकी इनकम थी, 395 होगी, कितनी वृद्धि हुई 95 की, कितने पर 300 पर, गुणा में क्या आएगा 100 आएगा, 0 से 0 काटो, 3 से इसको काटो, तो देखो 32 × 96 मतलब 31 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये आंसर आ गया इसका, है ना, ऑप्शन से देख सकते हो आप। अरे 32 × 96 मतलब 32% से कम आना था ये, तो कम वाला कौन सा है, जस्ट कम, ये रहा, ये तो ज़्यादा कम हो गया, ये इससे ऊपर है वाले। ओके, चलिए नेक्स्ट पे, क्रमशः 50 और 80 के औसत अंक वाले छात्रों की 2 कक्षाओं में ए और बी को मिलाने पर प्राप्त औसत अंक 60 है। कक्षा ए और बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 2 कक्षा है ए और एक है बी, इसका औसत दे रखा है इसने 50 अंकों का। ए क्लास थी, उसमें सभी छात्रों का औसत अंक 50 आए, मतलब एवरेज कितने आए 50, और बी थे उसमें 80 अंक आए। और अगर ए और बी दोनों को क्लासों को मिला दे तो इनका एवरेज बन जाता है 60। इसने पूछा है कि इनकी संख्याओं का अनुपात, तो एवरेज जब भी लिखा होगा तो इनका रेशियो आएगा वो संख्या का ही आएगा, तो इसमें एलिगेशन लगा देना है दोस्तों हमेशा। तो यहाँ से इनका डिफरेंस कर दो, यहाँ से इनका डिफरेंस कर दो, हमेशा पॉजिटिव डिफरेंस लेना है यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आएगा 2:1, तो इसका अनुपात क्या आ गया 2:1। इसका मतलब ये क्या आया है संख्या का अनुपात, मतलब ए क्लास में अगर 2 छात्र थे तो बी में 1 थे, ठीक है, तो ये आगे 2:1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होकर, चक्रवृद्धि ब्याज लगा इसमें,
3 वर्षों में 20% की दर से 14,112 हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, आपको ना चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, उसको आपको दर देखनी होती है ध्यान से। तो 20% का मतलब एक साल में 20% वृद्धि हुई है, तो इसको काटो 1/5 आएगी। तो एक साल में कोई धन पी था, ये अपनी अमाउंट बन जाती है कितनी, 5 से 6 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमेशा वृद्धि होती है। क्यों, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ते हैं ना, कमी थोड़ी होती है। अपने वो तो कर देते हैं कई बार कि 20% कमी होगी और 20% वृद्धि होगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज या ब्याज तो जुड़कर आगे बढ़ता है, इसलिए हमें इसमें प्लस करते हैं। ये तो आ गया एक साल के लिए। अगर हमारे को 3 साल के लिए निकालना है तो क्या करूंगा, मैं क्यूब कर दूंगा। अगर 2 साल होता तो क्या करता मैं, आप कहते कि स्क्वायर कर देते। तो 3 साल है तो क्यूब कर दो दोनों की। ये 1 साल का था तो इसकी क्यूब कर दी है ना, तो 3 साल का बन जाएगा। बात समझ में आई है क्या सभी को? ठीक है, यहां से भी लिख देता हूं मैं, सॉरी, यहां पर क्या हो जाएगा, n की क्यूब, मतलब जो भी चीज है। मान लो मूलधन 5 था तो 5 की क्यूब था, 5 नहीं था। ठीक है, 1 साल के लिए 5 रुपए था, लेकिन 3 साल का अगर निकालेंगे तो ये पावर में चलता है, किसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में। ये होगी 125, ये होगी 216। ये कहता है 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो मतलब 216 की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी, 14,112। कितने की, 216 की, गुणा में 125 की निकालनी है, तो ये आ जाएगा आपका मूलधन। कितनी राशि थी। अब इसको काट दो, कितना आएगा, 6 से काटो 36, 6 से इसको काटो, 6 दूनी 12, 2, 6 × 18, 3, 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12। फिर 6 से जा रहा है क्या, 4 से तो जाएगा, 2 और 5 7, 7 और 3 10 और 2 12, 6 × 6 = 36। 6 से काटा कितना जाएगा, 6 × 3 = 18, 5, 6 × 9 = 54, 6 दूनी 12। फिर देखो 6 से तो कितना जाएगा, 6 × 6 = 36, 3, 6 × 5 = 30, 2, 6 × 3 = 18 और 6 × 3 = 18। ये इस प्रकार चलेगा। अब इसको 125 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंटों में जाएगा, तो 125 को 6 से गुणा किया तो कितना आएगा, 65.33 गुणा में 125। इसको गुणा करना है, आप लगे देख लो, दूर दूर है तो 65 को ही गुणा कर लो 25 से, कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, 5 × 5 = 25, 2, 5 5 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 6, और ये कितना आ गया, 600 और 750। ठीक है, ये 25 11 81 25 लिख लो। 81 25 के नज़दीक 0.33 और आना है, तो ये 81 25 के नज़दीक कौन सा आ रहा है, यही आ रहा है। देखो ये तो ज़्यादा चल गया, बाकी इस पे कम है। ठीक है ना, तो आपको कई बार कैलकुलेशन पूरी नहीं करनी होती, आपको डायरेक्ट मतलब इसमें ये चीज़ें देखनी होती है कहाँ से आंसर आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। 3 सीटी की कीमत 33 रुपये है, ये तो सिंपल सा सवाल है। 3 की कीमत 3300 है, तो 1 की कीमत कितनी हो जाएगी, देखो 1100 रुपये। आपको पूछे 10 की निकालनी है, तो कर दो गुणा 1100 × 10, कितना आ जाएगा, 11,000। ओके, सिंपल सवाल था ये तो। चलिए नेक्स्ट पे दोस्तों। यदि 12 पुरुष या 9 महिलाएं किसी काम को 36 दिन में कर सकती है, तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करे, कितने दिन का समय लेगी। देखो दोस्तों, जब भी आपको ये या वाला क्वेश्चन का मतलब होता है, चाहे 12 पुरुष काम करे चाहे 9 महिलाएं काम करे, वो 36 दिन लेते हैं। अगर 12 पुरुषों को लगाएंगे, है ना, मेल को, तो वो 36 दिन में कर देंगे पूरा काम, वही काम टोटल वर्क। और यही काम किसके बराबर है, 9 महिलाएं किसके कितने में कर देगी, 36 दिन में। समझ आई क्या बात। या लगने का मतलब ये होता है कि 12 पुरुष को करवाएंगे काम तो भी वो 36 दिन लेंगे, या अगर एक तरीके से देखें 9 महिलाओं को लगा दे तो भी वो 36 दिन लेती है। तो इनका काम क्या होगा, बराबर होगा, काम तो सेम ही कर रहे हैं ना। यहाँ से इसको काटो, 36 से 36 कट जाता है, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो 4m = 3w, तो 3m और w का इनका अनुपात आ गया 3/4। बात समझ आई क्या। इसका मतलब हुआ इनकी एफिशिएंसी का अनुपात आ गया ये। तो आपको पूछा है आपसे टोटल वर्क निकालो, या तो इससे निकाल लो या इससे निकालो, बात है तो टोटल वर्क सेम ही ना। तो आपने m की वैल्यू रखी 3, तो 12 तिया 36, तो टोटल वर्क आ गया दोस्तों आपका कितना, 36 × 36। देखो यहाँ से 12 तिया 36, 3 रख दी ना m की वैल्यू, ये 36 था ही। इससे निकालेंगे तो भी देखो 9 चौके 36 × 36 आएगा। ओके, अब कहते हैं 16 पुरुष और कितनी, 18 महिला। तो 16 पुरुष का मतलब हो गया, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, 3, 18 महिला, तो एक महिला की कितनी है, 4, तो 16 तिया 48, 18 चौके 72, 0 11 और 1 12, इसका मतलब 120 है ना। 120 का डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36, 6 से काटा 20, 2 से काटा 10, 2 से काटा 18, ठीक है, 2 से काटा 5, 2 से काटा 3, 18 तिया 54/5,
तो 5 दाए और ये कितना आ गया 4/5। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना। अरे दोस्तों ये इस प्रकार होता है कि ये जो है 16 पुरुष और 18 महिलाएं, इसके ब्रैकेट में अपने लिखेंगे कितने दिन डे, तो इसका मतलब इसका आंसर अपने कितना निकाल लिया 120। तो 120 इंटू कितने दिन, तो बराबर 36 इंटू 36 था। यहाँ से डे की वैल्यू आ जाएगी, अपने यहाँ पर 120 ले गए, यहाँ से काटापट्टी मचा दी। ओके चलिए नेक्स्ट पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा गया। ए ने बी को 6% के लाभ पर बेचा। किसको बेचा? बी को। बी घर वापस ए को 3% के हानि पर बेचता है, तो ये वापस इसको देता है कितने परसेंट? 3% हानि पर। तो इसमें ए को पूरे लेन देन में ए को क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ ये निकालना है आपको। देखो दोस्तों ये आपको ऐसे लिखना है, ए की जेब में कितने रुपए गए। आप बोलोगे सर ए ने उसको घर बेचा तो 6% लाभ पर बेचा, तो 1 लाख अगर 1,06,000 में हो जाएगा ना, 1 लाख का 6% कितना होगा, ऐसे निकालोगे ना 106% निकाल लो। इतने पैसे लगे, ये किसके पास गए हैं? 1,06,000। आप बोलोगे सर ये गए हैं ए के पास 1,06,000। इसका शॉर्ट भी बताता हूँ आपको, एक बार ये देखो। अब दूसरी बार क्या हुआ, बी ने बेचा घर वापिस किसको? ए को। तो पैसे किसके पास आएंगे अब? ए के पास, बी के पास, है ना। तो बी के पास कितने पैसे आएंगे? 1,06,000 जितने भी पैसे थे उसका 3% हानि का मतलब 97% की वैल्यू देगा ये, है ना। ए है इसको 97% की वैल्यू दे रहा है, पूरी नहीं दे रहा। ये कह रहा है कि पूरी वैल्यू मैं नहीं दूंगा, लेकिन इसने पेशकश कर दी क्या कि 3% हानि पर ले ले। तो इसका दिमाग घूम गया ए का कि चलो क्या है अपने 3% पैसे बच रहे हैं, इसलिए इसने इसको इतने में दिया। इतने में दिए तो ये निकालो कितना आएगा, 106 को 97 से कर लो, 7 छिके 42, 7 एकम 7, 9 छिके 54 और 9 एकम 9। तो यहाँ से 2, 8, 12 और 10 ये कितना आ गया 1,02,820, 1,02,820 रुपये ये इसने ए ने इसको दे दिए। अब देखो 1,06,000 रुपये ए ने लिए, इसको इतने ही दिए, तो ए के पास जितने बचे हैं ये निकाल लो। 8 ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 3, तो 3,180 रुपये का किसको? ए को लाभ हुआ। इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये इसको कर लो 3,180 रुपये का लाभ। ओके ठीक है दोस्तों, तो 3,180 रुपये का लाभ हुआ है किसको? ए को। अब आपको अगर इसको शॉर्ट करना हो तो दोस्तों सबसे पहले देखो ए ने बेचा 1 लाख का घर था, कितने का? 1 लाख का। इसने 6% लाभ पर बेचा तो कितने का बेचा होगा? 106% का। ये वैल्यू आ गई इतने की। इतनी वैल्यू ए के पास आई थी, लेकिन जब बी ने पैसा दिया, जब बी को पैसा दिया इसने वापिस, तो क्या किया इसने, कितना पैसा ए ने रखा, आपको तो ए का निकालना है ना, पूरे लेन देन में ए को कितना लाभ हुआ। तो आपने इसकी 97% वैल्यू तो दे दी, आपके पास कितनी बची ए के पास? आप बोलोगे सर 3% ही बची। अरे 97% तो बी को वापिस कर दी, तो ए के पास कितनी बची? 3, तो आप सीधा 3% निकाल लो यहाँ से। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, इसको काट दो, 3 छिके 18, 3 एकम 3, 3,180 रुपये एक लाइन में आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे। एक कॉलेज में 2 कोर्स होते हैं, एमकॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, ठीक है, 500 में से 450 छात्र क्या हुए? पास हुए। जबकि एमए में 2,000 छात्रों में से 1,500 छात्र पास हुए। कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत निकालिए। देखो दोस्तों आपके पास ये देखो टोटल छात्र कितने हैं? 500 है, इसमें पास कितने हुए? 450, है ना, ये तो है टोटल, ये है पास। एमए के अंदर कितने हैं? 2,000 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 1,500 पास हुए हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ से पूछता कि इसका परसेंटेज निकालो तो 450 बटे 500 गुना में 100 लिख देते, लेकिन इसने पूछा है कि टोटल कॉलेज में, ये पूरे कॉलेज के 2 ही आपने मान लो इसने दिए हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 2,500। 2,500 में से पास कितने हुए? 1,500 और 400 1,950। आपको पूछा है टोटल का, पूरे कॉलेज का परसेंटेज, पास परसेंटेज, यहाँ से निकालो। टोटल पास हुए 1,950, कितने में से? 2,500 में से, गुणा में कितना आएगा? 100%। ओके 0 से 0 कट गए दोनों, 25 से इसको काट दो, कितना आएगा? 25 7 175 और कितना बच गया? 20, 25 8 200, तो 78% इसका क्या आ गया? पास परसेंट आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन। देखो 5/16 ऑफ 7/8 गुना,
देखो बोर्ड मास का रूल आप लिख लिया करो ऐसे, आपको ये पता होना चाहिए, लिखना ही वैसे ही दिमाग में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पहले हल होगा। गुणा है और ये क्या है ऑफ, दोनों में कौन पहले हल होता है, ये देखो ये तो मल्टीप्लाई यहाँ आ रहा है, पहले कौन आ रहा है ऑफ, तो पहले ऑफ हल होगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट पहले हल होगा इतना, तो ऑफ के लिए जगह क्या लगाते हैं गुणा, है ना, गुणा का निशान लगता है। तो 5/16 गुणा 7/8 गुणा में 6 प्लस का ये देखो 15 और 10 ये माइनस प्लस वाले हैं, तो कितने बचेंगे, ये 5 बचेंगे। देखो गुणा का इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये आ गया 3, ये आ गया 4, तो ये कितना बचेगा 5 7 35, 35 दिया 105 बटे कितना आएगा 40, सॉरी ये कितना है 16 है ना, एक सेकंड दोस्तों, ये कितना आएगा 5 दिए 35, 35 दिए 105 और 16 चौके 64 प्लस का कितना आएगा 5। ओके अब इसको कर लो कितना आएगा, इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लो, 105 प्लस में 64 इंटू 5 कितना आएगा 320 बटे में आएगा 64, 300 और 400 25 हो गया बटे क्या आएगा 64, ये आंसर आ गया, सी नंबर आंसर आ गया इसका। ओके तो बिल्कुल आसान सिंपल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्या है दोस्तों, x/y और y/z के वर्गों के मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर मैं बोलता कि 16 और 25 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, है ना, तो आप क्या करते 16 इंटू 25 इसका अंडर रूट कर देते, ये होता है मध्य अनुपाती। जो भी संख्या होती है इनका गुणा करके वर्गमूल निकाल देना, ये वर्ग मध्य अनुपाती होता है। ओके अब देखो इसने बोला है इसका वर्ग, तो x/y का वर्ग किया और किसका y/z का भी वर्ग करना है, इसका मध्य अनुपाती निकालना है, ये दो होगी ना, इनका नहीं निकालना है x/y और yz का, इनके वर्गों का निकालना है। तो आपको क्या करना है x/y का होल स्क्वायर इंटू y/z का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकाल दो बस, तो अंडर रूट आएगा तो इसका क्या बचेगा x/y और ये क्या आएगा xy/z, यहाँ y से y कट गया तो x/z इसका आंसर आ गया, सिंपल था। ओके चलिए नेक्स्ट पे। तो आज के लिए दोस्तों आपके पास इतने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन थे, 20 के 20 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कम से कम 2-3 बार इस पेपर को लगाना है और फिर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको इसको टाइमिंग लगा के करना है। 20 क्वेश्चन है तो आप इसकी 15 मिनट की टाइमिंग लगाया करो, ठीक है ना, 15 मिनट में देखा करो, टाइमिंग लगा लिया करो मोबाइल में कि कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। पहले अगर आप शुरू में कर रहे हो तो आप 20 मिनट लगा लिया करो, फिर धीरे धीरे 19, फिर 18, फिर इस प्रकार प्रश्न करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ओके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर अपने दोस्तों के पास भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।